कहानी की शुरुआत एक कोर्ट रूम से होती है। वहां एक वकील कहता है कि एक कुत्ते ने एक पप्पी के साथ मिलकर 5 बच्चे पैदा किए हैं। वह बताता है कि पप्पी की मालिक पिंकी इस मामले में जिम्मेदार नहीं है क्योंकि वह मजबूर थी। कुत्ते ने उसके साथ जोर जबरदस्ती की, इसलिए उसे और उसके मालिक को सजा और जुर्माना होना चाहिए। फिर हम देखते हैं ईशान, जो एक जूनियर वकील है, वह अपनी सीनियर वकील रीता को फोन करता है। रीता कोर्ट में आती है और कहती है कि यह सब झूठ है। वह बताती है कि कुत्ता पिंकी से प्यार में पागल है और वह इसे साबित कर सकती है। रीता तुरंत पिंकी की मदद करती है और उसे छोड़ देती है। फिर वह कोर्ट में जज से कहती है कि अगर कोई किसी से प्यार नहीं करता तो वह उसके पास क्यों आएगा। यह सब दोनों के सहमति से हुआ है। पिंकी के मालिक को खुश होना चाहिए क्योंकि उसने एक नया दामाद पाया है और इस तरह केस खत्म हो जाता है। फिर रीता बाहर आती है और ईशान से कहती है कि उन्होंने केस अच्छे से सुलझा लिया। लेकिन रीता सोचती है कि अगर वे छोटे छोटे केस करते रहे, जैसे किसी की बिल्ली चोरी हो गई या कुत्ते के बच्चे का मामला, तो उनका नाम खराब हो जाएगा। कुछ दिन बाद एक लड़का जिसका नाम केशव है चिल्लाता है कि उसकी माँ को जेल में मत डालो। वह कहता है कि जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से हुआ है। वह पुलिस से कहता है कि अगर किसी को गिरफ्तार करना है तो उसे करें। वह चाहता है कि कोई वकील उसकी मदद करे। केशव बताता है कि उसने पव राणे का मर्डर किया है। पव राणे उनके इलाके का विधायक एमएलए है। केशव कहता है कि उसकी मां को फंसाया जा रहा है। ईशान रीता से कहता है कि यह एक राजनीतिक मामला है और इससे उन्हें नुकसान हो सकता है। केशव उनकी बात सुन लेता है और कहता है कि अगर तुम्हारे माँ बाप होते तो तुम समझते। फिर रीता को अपने अतीत की याद आती है। कहानी में एक लड़की है जिसका नाम रीता है। उसके पापा ने आत्महत्या कर ली है। फिर हम वर्तमान में आते हैं, जहां रीता ने एक केस लड़ने का फैसला किया है। वह अपनी माँ के साथ बैठी है और केस की फाइल पढ़ रही है। उसकी माँ उसे याद दिलाती है कि आज उसके पापा का जन्मदिन है और उसे इस सब को छोड़ देना चाहिए। रीता थोड़ी नाराज हो जाती है और कहती है कि पापा का जन्मदिन मनाने का क्या फायदा जब उन्होंने आत्महत्या की। वह अपनी माँ से जानना चाहती है कि ऐसा क्यों हुआ। उसकी माँ पहले इस बारे में बात करने से बचती है, लेकिन अंत में बताती है कि 2006 में 2 लड़कों को ड्रग ओवरडोज के कारण गिरफ्तार किया गया था। उस मामले में रीता के पापा को फंसाया गया था क्योंकि वह कस्टम में थे। रीता यह भी जानती है कि उस केस का वकील ठकराल था, जो पहले उसके पापा का केस लड़ रहा था, लेकिन बाद में उनके खिलाफ हो गया। फिर कहानी एक कमरे में जाती है जहां एक लड़का और लड़की सो रहे हैं और उनके चारों ओर खून फैला हुआ है, मतलब वे मर चुके हैं। एक बिजनेसमैन वहां बैठा है जिसने उन्हें मारा है। तभी ठकराल कमरे में आता है। बिजनेसमैन कहता है कि उसने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया और गुस्से में आकर दोनों को मार दिया। अब वह ठकराल से मदद मांग रहा है ताकि उसे बचाया जा सके। ठकराल पूरे मामले को ध्यान से देखता है। ठकराल उस कमरे में सब कुछ देखता है और अचानक एक फूलदान उठाकर बिजनेसमैन के सिर पर मारना शुरू कर देता है। इससे बिजनेसमैन का सिर भी खून से भर जाता है। ठकराल पहले से दस्ताने पहने हुए था। फिर ठकराल बिजनेसमैन से कहता है कि वह लड़का तुम्हारे घर में चोरी करने आया था। जब वह तुम्हारी पत्नी के साथ जोर जबरदस्ती करने लगा तो तुमने उसे रोकने की कोशिश की। गुस्से में उस लड़के ने तुम्हारी पत्नी को मार दिया और तुम पर भी हमला किया, इसलिए तुमने अपनी रक्षा में उसे मार दिया। यही तुम्हारा केस होगा। ठकराल कहता है कि वह हर सुनवाई के लिए 1 लाख रुपए लेगा और फिर वहां से चला जाता है। ये ठकराल का तरीका है क्राइम सीन बनाना और अपने क्लाइंट को बचाना। फिर हम देखते हैं कि रीता और ईशान एक साथ बात कर रहे हैं। रीता पूछती है कि क्या तुमने कोई जानकारी इकट्ठा की। ईशान बताता है कि ठकराल एक बेईमान वकील है और वह इस केस में पूरी कोशिश करेगा कि केशव की मां को फांसी हो जाए। यह सब तब शुरू हुआ जब केशव की बहन एक बार में काम करती थी जहां पर्व राणे अक्सर आता था। उसने एक दिन केशव की बहन को देखा और उसे पसंद करने लगा। शायद उसने उसके कान में कुछ कहा जिससे केशव की बहन ने उसे थप्पड़ मारा। कुछ समय बाद केशव की बहन का शव सड़क पर मिला और उसे बहुत बुरी तरह मारा गया था। फिर कोर्ट में केस हुआ जिसमें केशव और उसकी मां पर शक किया गया। परवराने के खिलाफ कोर्ट में कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए वह बरी हो गया। उसकी पत्नी ने कहा कि वह 2 दिन से उसके साथ थी, जिससे पर्व को छोड़ दिया गया। एक दिन जब पर्व भाषण दे रहा था,
केशव की मां वहां गई और उसका सैंडल फेंक कर उसे मारा। कुछ समय बाद उसी फार्म हाउस में एक आदमी का शव मिला और वहां केशव की मां का इनहेलर भी मिला। फुटप्रिंट से पता चला कि वे सैंडल केशव की मां के थे। ये मामला फिर कोर्ट में गया और ठकराल ने सबूत पेश किए कि क्या हुआ था। उसने केशव की मां को फांसी की सजा दिलाने की अपील की और जज ने उसे मंजूर कर लिया। तब केशव ने कबूल किया कि उसने पफ को मारा था। रीता कहती है कि हमें उससे मिलना होगा ताकि हम जान सकें कि उसने ऐसा क्यों किया। रीता ईशान से कहती है कि हमें केस के जांच अधिकारी से मिलना चाहिए। फिर हमें जांच अधिकारी दिखाया जाता है, जो बहुत मज़ेदार और खुशमिजाज है। वह अपने कांस्टेबल के साथ मस्ती करता रहता है और कहता है कि जिंदगी में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। रीता पुलिस स्टेशन में जाती है और जैसे ही पुलिस ऑफिसर उसे देखता है, वह उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। रीता कहती है कि उन्हें पवराने के मर्डर केस के बारे में बात करनी है। पुलिस ऑफिसर बताता है कि केशव झूठ बोल रहा है। वह उस समय 40 किलोमीटर दूर एक फिल्म पार्टी में था, इसलिए वह मर्डर नहीं कर सकता। रीता कहती है कि उसके पास कोई सबूत जरूर होगा। पुलिस ऑफिसर बताता है कि कोर्ट ने भी उससे यही पूछा था। उसने कहा, हाँ, मेरे पास सबूत था, लेकिन मैंने उसे नष्ट कर दिया। यह सुनकर रीता सोचती है कि क्या मजाक चल रहा है। केशव की मां कह रही है कि उसका बेटा उसे बचाने के लिए झूठ बोल रहा है और उसने ही पवराने को मारा। यह सब सुनकर रीता वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं एक लड़की जो अपने कपड़े पहन रही है और तैयार हो रही है। वह स्कूल की ड्रेस में है और अपने बैग के साथ जा रही है। तभी दो चोर पीछे से आते हैं और उसका बैग छीन लेते हैं। वे उसे डराते हैं, लेकिन वह लड़की मुस्कुराती रहती है। फिर उनमें से एक चाकू लेकर उसे डराने के लिए आगे बढ़ता है। वह लड़की चाकू से एक चोर का मुंह चीर देती है। फिर एक्शन सीन शुरू होता है। वह लड़की जैसे एक चीनी मार्शल आर्ट मास्टर की तरह सबको अच्छे से पीटती है। सबको मारने के बाद वह अपना बैग ले लेती है और एक लॉलीपॉप निकालकर चबाने लगती है। फिर वह सीधे केशव के घर के बाहर पहुंचती है। केशव अपनी मां और बहन को याद कर रहा होता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। ने अपने चेहरे पर मास्क पहन रखा था और घर के अंदर धुआं छोड़ देती है, जिसमें क्लोरोफॉर्म मिला होता है। केशव उस धुएं को सूंघ कर बेहोश हो जाता है। जब केशव बेहोश हो जाता है, वह लड़की दरवाजा खोल देती है और एक बड़ा एक्वेरियम उसके सिर पर फेंक देती है। पूरा कांच केशव के चेहरे पर लग जाता है और जगह खून से भर जाती है। वह एक छोटी मछली पकड़कर उसे अपने मुंह में डाल लेती है। यह लड़की बहुत ही खतरनाक किलर है। तभी रीता और ईशान केशव से मिलने आते हैं, लेकिन वह लड़की अभी भी अंदर होती है। जब वे आवाज सुनते हैं तो वह खिड़की से भाग जाती है। रीता और ईशान जब घर के अंदर घुसते हैं तो वे केशव की बुरी हालत देखते हैं। रीता समझ जाती है कि क्लोरोफॉर्म स्प्रे किया गया था, इसलिए केशव बेहोश हुआ है। फिर वह उसे अस्पताल ले जाती हैं। पुलिस को बता दिया जाता है कि केशव को सुरक्षा चाहिए, क्योंकि कोई उसे मारना चाहता है। पुलिस वाला खुशी खुशी उसे सुरक्षा देने के लिए तैयार हो जाता है। जब केशव को अस्पताल ले जाया जाता है तो रीता उसका फोन उठाकर चेक करने लगती है। वह उसके फिंगरप्रिंट से फोन अनलॉक कर लेती है और लॉक स्क्रीन हटा देती है। फिर हम एक पार्टी मीटिंग देखते हैं, जहां सभी लोग चर्चा कर रहे होते हैं कि पव के मरने के बाद उन्हें जल्दी से एक नया उम्मीदवार चुनना चाहिए। पव के पिता कहते हैं कि अब उसके स्थान पर कौन आएगा। तभी उसका छोटा बेटा बोलता है कि आप चिंता मत करें, मैं हमेशा अपने भाई के साथ रहा हूं और उनकी ईमानदारी से काम करूंगा। जो भी मेरे भाई के साथ हुआ, उसे हम नहीं छोड़ेंगे। फिर रीता जेल में केशव की मां से मिलने जाती है। रीता उनसे पूछती है कि क्या सच में उनके बेटे ने पव राणे का मर्डर किया है। उसकी मां कहती हैं कि उसके बेटे ने कुछ नहीं किया, बल्कि उसने खुद पव को मारा, क्योंकि उसने उसकी बेटी को मार दिया था। रीता कहती है कि यह सच नहीं हो सकता। वह अपनी बात जारी रखते हुए कहती है कि अगर उसे फांसी हुई तो उसके बेटे को कुछ नहीं होगा। फिर रीता बताती है कि केशव पर पहले ही एक हमला हो चुका है। रीता केशव की मां को उसकी फोटो दिखाती है और वह रोने लगती है। रीता कहती है कि वह समझती है कि आप फार्म हाउस में इतनी सुरक्षा के बीच गईं और फिर पव को मारा।
आपने अपना इनहेलर वहीं छोड़ दिया और जूते का मास्क भी पहना था ताकि आपको पकड़ लिया जाए। वह कहती है कि मुझे अपना आधिकारिक वकील बना लीजिए और जो सच जानते हैं वो बताइए। फिर केशव की मां रीता को आधिकारिक वकील के लिए साइन कर देती है। वह बताती है कि उसका बेटा कुछ समय से देर से घर आता था और फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा था। वह चुपचाप रहता था और प्रोड्यूसर के साथ कुछ परेशानी में था। अगले दिन ईशान प्रोड्यूसर के सेट पर जाता है और एक नशे में धुत आदमी की तरह बर्ताव करता है। वह प्रोड्यूसर के बाउंसर का ध्यान अपनी ओर खींचता है और इस मौके का फायदा उठाकर रीता वैन के अंदर चली जाती है। रीता प्रोड्यूसर से बात करती है और उसे पता चलता है कि केशव काम पर ठीक से नहीं आता था। वह अक्सर छुट्टी लेकर पार्टियों में जाता था और शराब पीता था। उसने सेट से कुछ पुराने कपड़े भी चुराए थे। रीता कहती है कि क्या आप उन कपड़ों की फोटो मुझे भेज सकते हैं? प्रोड्यूसर कहता है कि ठीक है, मैं फोटो भेज दूंगा, लेकिन मेरा समय बर्बाद मत करें, क्योंकि हर सेकंड की कीमत होती है। फिर रीता को अस्पताल से कॉल आता है कि केशव की तबीयत में थोड़ा सुधार आया है, वह जल्दी ठीक हो सकता है। रीता तुरंत अस्पताल जाती है, जहां पुलिस इंस्पेक्टर और ईशान भी सुरक्षा में खड़े होते हैं। रीता उन्हें फिर से चेतावनी देती है कि केशव पर पहले ही एक बार हमला हो चुका है। रीता को लग रहा है कि केशव पर फिर से हमला हो सकता है, इसलिए उन्हें और सतर्क रहना चाहिए। इंस्पेक्टर कहता है कि मेरे रहते कुछ नहीं होगा, लेकिन तभी मुसीबत आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि एक लड़की, जो वही खतरनाक किलर है, व्हील चेयर में बैठी होती है। एक नर्स उसे हॉस्पिटल के अंदर ले जाती है। नर्स जब एक कमरे में जाती है तो वह किलर उसके पीछे चली जाती है और उसे बेहोश करके उसकी ड्रेस पहन लेती है। फिर वह किलर रीता और इंस्पेक्टर के सामने से केशव के कमरे में जाती है और उसके सलाइन के पानी में जहर मिलाती है। देखते ही देखते केशव तड़पने लगता है और उसकी तबीयत फिर से खराब होने लगती है। डॉक्टर चैम्बर में आते हैं और रीता और ईशान परेशान होते हैं। ईशान पूछता है कि आपने कैसे ट्रीटमेंट किया, क्योंकि पेशेंट की तबीयत और बिगड़ रही है। डॉक्टर कहते हैं कि हमारा हॉस्पिटल बहुत अच्छा है और हम पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करते हैं। दोपहर में हमने एक सरीन चढ़ाया था, लेकिन फिर भी ऐसा कैसे हो सकता है? रीता कहती है कि एक नर्स अंदर आया था और कुछ दवा देकर चला गया। तभी रीता को समझ में आता है कि वह नर्स असली नहीं थी, बल्कि वह वही बहरूपियां है जिसने पहले केशव को चोट पहुंचाई थी। फिर रीता उसके पीछे भागती है। जब नर्स को बुलाया जाता है तो वह अपना मास्क हटा देती है और भागने लगती है। रीता, इंस्पेक्टर और ईशान उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं पाता क्योंकि वह बहुत तेज भागती है। वह अचानक अपने पीछे से 2 चाकू निकालती है और दीवार पर चढ़ जाती है। इंस्पेक्टर उसका पैर पकड़ लेता है, लेकिन वह किसी तरह चाकू से उसे चोट पहुंचा देती है। उसके पॉकेट से जहर का एक डिब्बा गिर जाता है। वह हंसते हुए रीता का नाम पुकारते हुए वहां से भाग जाती है। फिर रीता उस जहर के डिब्बे को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसे बताता है कि केशव जल्दी ठीक हो सकता था, लेकिन अब थोड़ा समय लगेगा। इस बीच ठकराल को पता चल जाता है कि रीता ने केशव का केस उठाया है। वह अपने जूनियर को कहता है कि रिति सियाल के बारे में पूरा बायोडाटा पता करो। इसी के साथ इस 2 एपिसोड की कहानी खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम और भी बेहतरीन मूवी एक्सप्लेनेशन लाने वाले हैं।